अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को देखेंगे कि वो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है और वो क्या कहता है, और इसके साथ साथ सेकंड लॉ ऑफ मोशन की मदद से हम रिलेशन मालूम करेंगे F इज़ इक्वल टू एम ए का। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है। व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इट प्रोड्यूसेस एक्सीलरेशन इन द ऑब्जेक्ट इन इट्स ओन डायरेक्शन। दिस एक्सीलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स एंड सेम एक्सीलरेशन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। जी, तो क्या कहता है कि जब भी कोई फोर्स यानी जब भी कोई ताकत अमल करती है किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी जिस्म के हाल या किसी भी चीज़ पर, तो क्या करती है, एक्सीलरेशन पैदा करती है उस ऑब्जेक्ट के या उस जिस्म के डायरेक्शन में, यानी जहाँ वो जिस तरफ वो मूव कर रही होती है उसी तरफ एक्सीलरेशन, जिस तरफ हम उसकी ताकत लगाते हैं उसी तरफ एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मैग्नीट्यूड के, यानी कि जो ताकत हमने लगाई है उसके मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और उतनी ही एक्सीलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है मास ऑफ द बॉडी, यानी कि जो भी उस जिस्म के जो भी मास है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो सबसे पहले तो देखें कि डायरेक्टली और इन्वर्सली क्या होता है। कि डायरेक्टली का मतलब होता है कि अगर एक चीज़ बढ़ाएंगे तो हम दूसरी चीज़ भी बढ़ जाएगी, और इन्वर्सली का मतलब होता है कि अगर हम एक चीज़ को कम करेंगे तो दूसरी चीज़ बढ़ जाएगी, और अगर एक चीज़ को बढ़ाएंगे तो दूसरी चीज़ कम हो जाएगी। और डायरेक्टली में क्या है, अगर एक चीज़ बढ़ाएंगे तो दूसरी चीज़ भी बढ़ जाएगी, एक कम करेंगे तो दूसरी भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो ये तो है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब हम इसकी मदद से देखते हैं कि F इज इक्वल टू एम ए हम किस तरह ड्राइव कर सकते हैं, डेरिवेशन क्या कर सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस बार के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं कि डेरिवेशन हम किस तरह कर सकते हैं। अच्छा, जैसे कि हमने देखा कि ऊपर रिलेशन दी गई है हमें फोर्स और एक्सीलरेशन की, कि फोर्स जो है, जो एक्सीलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के मैग्नीट्यूड के। तो वही बात कही है हमने, द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड एक्सीलरेशन इज गिवन बाय, यानी कि जो ताल्लुक है ताकत का और एक्सीलरेशन का वो हम किस तरीके से लिख सकते हैं। यानी ए एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कहलाता है, इसे कहते हैं हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, यानी कि ये साइन ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एफ के, कहाँ पर, जब हमने मास कांस्टेंट रखा है, यानी मास हमारा चेंज नहीं हो रहा, तो ए जो है यानी एक्सीलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एफ के। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये डायरेक्टली है या इन्वर्सली है। अगर ये 1 ओवर यानी कि 1 अपॉन नहीं दिया तो ये डायरेक्टली है, और अगर 1 ओवर होगा तो ये इन्वर्सली है। जैसे हम नीचे देखते हैं, अब नीचे देखें, क्योंकि हमने दूसरी बात कही कि फोर्स की तो बात होगी लेकिन उतनी ही जो एक्सीलरेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। तो अब देखें, द रिलेशन बिटवीन एक्सीलरेशन एंड मास इज गिवन बाय, यानी कि एक्सीलरेशन और मास का जो ताल्लुक है वो हम किस तरह लिखते हैं, ए साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी 1 ओवर एम, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एक्सीलरेशन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास के, जब हमने कांस्टेंट फोर्स यानी ताकत जो है वो हमने कांस्टेंट रखी है, चेंज नहीं की है। तो इसे याद रखिएगा, ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, और 1 ओवर होगा तो ये इन्वर्सली होगा, और अगर डायरेक्ट होगा तो यानी कि 1 ओवर नहीं लिखा हमने तो फिर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब हम ये दो इक्वेशंस बन गई हमारे पास, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एफ एंड ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1 ओवर एम। सो हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर लेते हैं। तो कंबाइन होने के बाद हमें क्या मिला, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी पर साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, एफ 1 ज़ा एफ, सो एफ आ गया और डिवाइडेड बाय एम। अच्छा, तो एक बात याद रखिए कि जब भी हम ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं यानी कि रिमूव करते हैं, तो हमें इसके लिए जब हम इज इक्वल टू लेकर आते हैं तो हमें एक कांस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ इस इक्वेशन में हमारा कांस्टेंट है के, ठीक है। अब जिस तरह आगे के बढ़ते जाएंगे तो कांस्टेंट भी चेंज होते जाएंगे, किसी में के आएगा, कहीं आर आएगा, जी आएगा, कैपिटल जी आएगा, तो चेंज होते जाएंगे। तो यहाँ जो इस इक्वेशन में हमारे पास कांस्टेंट है वो के है, तो हमने के लगाया तो क्या आ गया, इज इक्वल टू, कांस्टेंट लगाएंगे तो इज इक्वल टू में चेंज होगा, वरना डायरेक्टली कभी भी साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी चेंज नहीं होती विदाउट कांस्टेंट। सो अब क्या होगा, ये एम इस तरफ डिवाइड हो रहा है। हम जानते हैं कि जब भी एक चीज़ डिवाइड हो रही होती है दूसरी तरफ, तो अगर इज इक्वल टू की तरफ लेकर जाते हैं तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एम इज इक्वल टू के एफ। अच्छा, अब हमने कहा कि अगर हम मान लें कि f जो है यानी कि जो k हमें दिया हुआ है यानी जो कांस्टेंट है वो 1 के बराबर है, हम एक क्योंकि ड्राइव कर रहे हैं हम इक्वेशन, तो हम मान लेते हैं कि ये 1 के बराबर है। अगर ये 1 के बराबर हो तो f 1 ज़ा f हो जाएगा, m इज़ इक्वल टू f और f इज़ इक्वल टू एम ए। हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी कि मैं यूँ कह सकता हूँ, और f इज़ इक्वल टू एम ए, यानी कि फोर्स जो है वो बराबर होती है किसके प्रोडक्ट के बराबर होती है, मास और एक्सीलरेशन के। यानी कि ये भी एक फोर्स की हम डेफिनेशन बना सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन इज कॉल्ड फोर्स, यानी कि जो प्रोडक्ट है, यानी कि जो मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें प्रोडक्ट मिलेगा, किनको मल्टीप्लाई कराने के बाद, मास और एक्सीलरेशन अगर हमें किसी बॉडी का गिवन है तो हम अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी ताकत या कितनी चीज़ प्रोड्यूस हो रही है। अब देखें डायरेक्टली और इन्वर्सली प्रोपोर्शन को अब यहाँ कैसे समझ सकते हैं आप, जैसे उसने कहा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एफ के, यानी डायरेक्टली का मतलब कि एक्सीलरेशन बढ़ा रहे हैं तो फोर्स भी बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है, देखें आप गाड़ी चला रहे हैं
ठीक है। आप जितना ज़्यादा एक्सीलरेटर पर पाँव रखेंगे, यानी जितना ज़्यादा एक्सीलरेट करेंगे, इंजन उतना ही तेज़ काम करेगा, यानी कि जो उसके पिस्टन्स हैं वो उतना ही तेज़ काम करेंगे, उतनी ही ज़्यादा ताकत जनरेट होगी। तो जितनी ताकत जनरेट होगी उतनी ही ज़्यादा एक्सीलरेशन भी होगी। तो इससे साबित हो गया कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर हम एक्सीलरेशन ज़्यादा करते हैं तो इंजन भी तेज़ काम करेगा, इंजन तेज़ काम करेगा तो एक्सीलरेशन भी ज़्यादा होगी। और इन्वर्सली को देखते हैं, अगर ए इन्वर्सली 1/m, यानी कि अगर एक्सीलरेशन बढ़ाते हैं तो मास कम हो जाता है, एक्सीलरेशन कम करते हैं तो मास बढ़ जाता है। किस तरीके से, जैसे आप गाड़ी वगैरह पे या मोटरसाइकिल पर जा रहे होते हैं, या जो मोटरसाइकिल चलाने वाले बच्चे हैं उनको वो देखते होंगे, इस बात को समझते होंगे कि जब भी आप जितने ज़्यादा गियर बढ़ाते जाते हैं गाड़ी के, तो गाड़ी आपको उतना ही हल्का महसूस होती है। या आप जब भी कोई चीज़ भारी उठाई हुई होती है, अगर आप तेज़ चलेंगे, जितना तेज़ चलेंगे वो चीज़ उतनी ही आपको हल्की महसूस होगी। तो बस यही रिलेशन है कि अगर एक्सीलरेशन बढ़ाते हैं तो मास आपको हल्का फील होगा, ठीक है। और अगर एक्सीलरेशन कम करते हैं, जैसे ही आप गाड़ी रोकते हैं, वापसी मोटरसाइकिल को ब्रेक लगाते हैं, तो वो आपको दोबारा भारी भारी महसूस होती है। जी शुक्रिया।